सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है आर्डनेस फैक्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है इसको पार्ट बाय पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। अगर इसमें बात करें तो हम फिटर ट्रेड, साथ में टर्नर ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड, इन तीनों ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर 2012 से लेकर 2017 के बीच जितने भी क्वेश्चन पेपर आर्डनेस फैक्ट्री की तरफ से लिए गए थे, तो उन सभी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्डनेस फैक्ट्री के ही, जो कि आर्डनेस फैक्ट्री यहाँ पर मेडाक का क्वेश्चन है। यहाँ पर डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 2017 का ये क्वेश्चन है और फिटर ट्रेड का क्वेश्चन है। तो इसको जो है डिस्कस करेंगे। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो था आपका नॉन टेक्निकल था, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और 80 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे गए थे, जो कि आपके ट्रेड से थे। तो इन्हीं 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम हर पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड का क्वेश्चन है, ये यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले 20 क्वेश्चन जो थे वो नॉन टेक्निकल थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है, तो ये केवल हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेकिन कई सारे छात्रों को जो है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसको कन्वर्ट किया है पीपीटी के फॉर्म में। तो उसमें जो है बेहतर विजिबिलिटी भी रहेगी, तो वहाँ से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पीपीटी के फॉर्म में हमने उन सभी क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट किया है। बोला क्या गया है कि एक थ्रेड प्लग गेज का उपयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है, यानी अ थ्रेड प्लग गेज इज यूज्ड टू मेजर। तो देखिए, सबसे पहले क्लियर कर दें कि जो आपका प्लग गेज होता है, क्या प्लग गेज होता है, ये जो है इंटरनल फीचर के लिए यूज किया जाता है। और वहीं पर बात करें रिंग गेज की, तो रिंग गेज जो होता है आपका एक्सटर्नल फीचर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि थ्रेड प्लग गेज, यानी जो है इंटरनल जो है थ्रेड की बात की गई है। तो इंटरनल थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। ठीक है। तो थ्रेड प्लग गेज का यूज कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन मिल जाता है पिच ऑफ द थ्रेड, साइज ऑफ द थ्रेड, या फिर सी ऑप्शन में मिलता है फॉर्म एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ थ्रेड, या फिर डी में मिल जाता है डायमेंशन ऑफ थ्रेड ओनली। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो हमारा थ्रेड प्लग गेज होता है, ये थ्रेड के रूप और आयामी सटीकता, यानी फॉर्म एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द थ्रेड को जांचने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि जनरली द आउटर सरफेस ऑफ ए पुली इज फिनिश्ड विथ ए स्लाइट कन्वेक्सिटी विथ विच इज कॉल्ड, यानी बोला गया है कि आमतौर पर जो पुल्ली होती है, तो उसकी बाहरी सतह पर थोड़े से उत्तलता के साथ परिष्कृत की जाती है, जिसे कहा जाता है। तो इसको अगर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताएं, तो जैसे मान लीजिए ये आपकी पुल्ली है, तो इसके इस वाले फेस को थोड़ा सा जो है कन्वेक्स कर दिया जाता है। तो इसका कन्वेक्स करने का जो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है पुल्ली का क्राउनिंग। ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। इसे कहा जाता है पुल्ली की क्राउनिंग, क्राउनिंग ऑफ पुल्ली। उसका रीजन है, अब ये क्यों दिया जाता है यहाँ पर कन्वेक्सिटी, ताकि आपका जो बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है, बेल्ट, वो जो है आपके पुल्ली से फिसल कर बाहर ना जाए, सेंटर में ही रहे,
सेंटर में बेल्ट को रखने के लिए ये क्राउनिंग ऑफ पुल्ली दिया जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर 3 नंबर में कि विच एंगल ऑफ काउंटर सिंक ड्रिल शुड बी सेलेक्टेड टू चेम्फर द एंड ऑफ ए होल टू बी थ्रेडेड। यानी काउंटर सिंक ड्रिल का कौन सा कोण थ्रेड किए जाने वाले यानी चूड़ी किए जाने वाले छिद्रों के सिरों को तिरछा करने के लिए चुना जाना चाहिए। यानी यहाँ पर कहा गया है कि किसी होल पर आपको थ्रेड करना है, ठीक है। तो थ्रेडिंग से पहले जो है चेम्फरिंग एंगल कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हम कितना रखते हैं, उसके लिए हम 120 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर में बोला गया है 4 नंबर में कि ड्रिलिंग प्रचालन के लिए शीतलक के रूप में सामान्य नल के पानी का उपयोग ना करने का क्या कारण है। यानी व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट यूजिंग ऑर्डिनरी टैप वाटर एज ए कूलेंट फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। यानी जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग के दौरान जो सामान्य नल का पानी होता है तो उसे हम शीतलक के रूप में कूलेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है। ऑप्शन मिल जाता है इनसफिशियंट कूलिंग इफेक्ट, क्या वो अपर्याप्त शीतलन प्रभाव देता है, या फिर रिड्यूस कटिंग एक्शन ऑफ ड्रिल, क्या ड्रिल की कम कटाव क्रिया देता है, या फिर सी में मिल जाता है हाई रिस्क ऑफ कोरोजन, क्या संक्षारण का उच्च जोखिम रहता है। तो जी हाँ, अगर हम साधारण पानी को जो नल का पानी है उसका यूज करेंगे तो वहाँ पर हाई रिस्क रहता है जंग लगने का, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन में कि धातु के किनारे से किसी भी कीलक यानी रिबिट के केंद्र तक की दूरी न्यूनतम क्या है। यानी व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द मेटल टू द सेंटर ऑफ एनी रिबिट। यानी बोला गया है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी प्लेट है और यहाँ पर रिबिटिंग की गई है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये मान लीजिए रिबिट का हेड दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसको सेंटर लाइन में मिलाया जाए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये सेंटर लाइन बन गया, तो अब इसकी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मतलब कितना रखा जाता है। तो इसे कितना रखा जाता है, यहाँ पर 1.5 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ रिबिट, यानी रिबिट के व्यास के 1.5 गुना 1.5D रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वह बी नंबर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला पूछा गया है कि निगेटिव रैक एंगल इज यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन द टूल मेड ऑफ। यानी किस मटेरियल से बनाए गए उपकरण पर ऋणात्मक रैक कोण आमतौर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए निगेटिव जो रैक एंगल होता है वह किस मटेरियल पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो जो है हमारे हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल पर। तो यहाँ पर टंगस्टन कार्बाइड मिल जाता है, तो इसी पर जो है निगेटिव रैक एंगल प्रोवाइड कराया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि H7G6 किस तरह के फिट को इंगित करता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं, ये आपकी क्या हो गई, जीरो लाइन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है H7 यानी कैपिटल H है, तो कैपिटल H दिया गया है, तो H क्या होता है, इसका लोअर डेविएशन 0 होता है यानी जीरो लाइन से मैच करता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, इसका ये अपर डेविएशन रहेगा और लोअर डेविएशन इसका 0 रहेगा। अब जी स्मॉल में शाफ्ट के लिए क्या दिया गया है, जी, यानी यहाँ पर इस जीरो लाइन से थोड़ा सा पहले रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका अपर डेविएशन जीरो लाइन से थोड़ा पहले रहेगा और लोअर डेविएशन तो रहेगा ही। तो इस तरीके से क्या दिख रहा है हमें, ये आपका होल का
टॉलरेंस जोन हो गया और ये शाफ्ट का, तो दोनों में क्लियर विजिबल है यहाँ पर गैप, तो इसलिए ये आपका क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आएगा, यानी 7 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे छात्र इसके पीडीएफ के बारे में बोलेंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए हमने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आगे बोला गया है 8 नंबर में कि जैविक बंधित ग्राइंडिंग व्हील डाट डाट को सहन कर सकता है, यानी जो ऑर्गेनिक बॉन्डेड ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो किसको विथ स्टैंड कर सकते हैं, रफ यूज के लिए, स्मूथ यूज के लिए, टूल रूम यूज के लिए, या फिर हाई कैपेसिटी के लिए, उच्च क्षमता के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 8 का, तो ये जो है रफ यूज के लिए सहन कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि किस प्रकार के कपलिंग में प्रत्येक शाफ्ट पर यहाँ पर थोड़ा सा योक होता है, यानी विच टाइप ऑफ कपलिंग इज ए योक प्रोवाइडेड ऑन ईच शाफ्ट, यानी जो है किस प्रकार के कपलिंग में प्रत्येक शाफ्ट पर योक होता है, तो वो किस में होता है, वह जो है आपके यूनिवर्सल कपलिंग में प्रोवाइड कराया जाता है, तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 10 नंबर में कि उच्च प्रतिबल नट और बोल्ट को आमतौर पर डाट डाट पर किया जाता है, हाई स्ट्रेस नट एंड बोल्ट इज यूजुअली किस में किए जाते हैं, नाइट्राइड से, हार्डेंड से, टेम्पर्ड से, या फिर केस हार्डनेंड से, किस पर किया जाता है, तो क्या राइट आंसर होगा 10 का आपका हार्ड एंड टेम्पर किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन होगा टेम्पर, यानी उच्च प्रतिबल नट और बोल्ट को आमतौर टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन केस मेटल क्रशिंग इन ए रिवेटेड जॉइंट, यानी निम्न कारणों में से किस कारण से कोई धातु कीलक लगे जोड़ों में संदलित हो जाता है, क्रश हो जाता है, तो किस रीजन के वजह से, ऑप्शन मिल जाता है इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ प्लेट, क्या प्लेटों का अनुचित व्यवस्था की वजह से, या फिर डायामीटर ऑफ रिबिट इज टू स्मॉल, क्या जो है हमारे कीलक का व्यास बहुत छोटा है, या फिर डायामीटर ऑफ रिबिट इज टू लार्ज, क्या हमारे जो रिबिट है उसका व्यास बहुत बड़ा है इस वजह से, या फिर प्लेटों की मोटाई अधिक है, थिकनेस ऑफ प्लेट इज मोर, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का यहाँ पर सी ऑप्शन, कीलक का व्यास बहुत बड़ा है। जब हमारे रिबिट का व्यास जो है ज़्यादा हो जाएगा डायमीटर के हिसाब से सीट के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉरी सेंटर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी रिबिट जो है क्रश हो जाएगी, रिबिट जॉइंट क्रश हो जाएगा, संदलित हो जाएगा। क्लियर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इफ 19 मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन वेयर 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, यानी बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर की कम से कम संख्या अल्पतमांक क्या है, यानी लिस्ट काउंट क्या है, अगर 19 मुख्य पैमाना विभाजन को 20 वर्नियर पैमाने पर विभाजित किया जाता है, जहां पर मुख्य पैमाना विभाजन में 1 मिलीमीटर के बराबर है, यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझिए 1 2 3 4 करके ऐसे आपका ये क्या हो गया वर्नियर स्केल, ठीक है, और मेन स्केल क्या हो गया ऐसे करके, यानी यहाँ पर आपका 19वां भाग, ठीक है, 19 मेन स्केल डिवीजन बराबर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गए। ठीक है, 19 मेन स्केल डिवीजन और 20 वर्नियर स्केल डिवीजन को बराबर रखा गया है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब मेन स्केल के मुख्य पैमाने के का मतलब मान 1 मिलीमीटर हो, ठीक है, उस कंडीशन में लिस्ट काउंट क्या होगा। तो यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे तो आपका क्या है, 19 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हैं, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो यहाँ पर एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता है आपको 1 मिलीमीटर होता है, तो एक मेन स्केल डिवीजन बराबर एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपको अब फाइंड आउट करना है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू, तो यहाँ पर एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू पता है 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और वहाँ से माइनस करेंगे तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 19/20 ये कहाँ चला जाएगा, 1/20 में बदल जाएगा। तो 1/20 को जब भाग देंगे तो 0.05 मिलीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि इस डिवीजन के हिसाब से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट काउंट पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो जहाँ से आपके जितने भी बनते हैं वर्नियर कैलीपर के लिस्ट काउंट से, तो सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 13 नंबर में, देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में टाइम जरूर लग रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्लियर करते चल रहे हैं सब कुछ क्वेश्चन को डिटेल से समझते हुए चल रहे हैं। क्या बोला गया है कि द मेथड ऑफ 10 यूज्ड इन सिस्टम सेफ्टी प्रोग्राम फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज, यानी जटिल प्रणाली के लिए, सेफ्टी प्रोग्राम के लिए प्रणाली सुरक्षा प्रोग्राम में अक्सर उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है फॉल्ट ट्री एनालिसिस, ऑडिट एनालिसिस, फिशबोन एनालिसिस, या फिर पोर्टो चार्ट विश्लेषण यानी एनालिसिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा फॉल्ट ट्री विश्लेषण जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, HRC, ठीक है। जैसे उसमें पढ़े थे ना, HRC में पैमाने, HRC हार्डनेस रॉकवेल C पैमाना, HRB में हार्डनेस रॉकवेल B पैमाना, ऐसे करके। तो कितने HRC स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए, वो 63 HRC या फिर उससे अधिक होना चाहिए। बाकी इसके लिए आप निमी बुक को देखेंगे तो ये इन सभी क्वेश्चन के आपके राइट आंसर मिल जाएंगे। देखिए निमी बुक में है क्या कि वहाँ पर बहुत कम चीज़ें आपको दिया गया है, लेकिन वही चीज़ें दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको जो है आपका फंडामेंटल मजबूत करना है तो उसके लिए आपको जो है रॉयल न्यू पैटर्न करके आती है प्रीतम ठाकुर की, उस बुक को ले लीजिए, वहाँ से क्लियर करिए। और जब आपका फाउंडेशन बिल्ट हो जाए उसके बाद आप जो है निमी को पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है, व्हाट इज द ऑप्टिकल phenomenon used for steel surface for interferometric measurement, यानी इंटरफेरोमेट्रिक माप के लिए स्टील सतहों के लिए उपयोग की जाने वाली ऑप्टिकल परिघटना क्या है, यानी किसके माध्यम से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, साउंड क्या साउंड का रिफ्लेक्शन करके, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या तरंगों का अपवर्तन करके, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज क्या जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका, या फिर प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से। तो आप लोगों को बता दें कि इसके लिए किसका यूज किया जाता है, इसके लिए जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप के समापन सिरे में कौन सी फिटिंग का उपयोग किया जाता है, यानी विच फिटिंग इज यूज्ड एट द
क्लोजिंग एंड ऑफ ए पाइप। जैसे पाइप क्या है, पाइप का आपने सप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में आपको पानी ले जाना है, लेकिन ये जो डायरेक्शन आपका है तो यहाँ पर अभी आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, प्लग का, कैप का, निप्पल का या फिर कपलिंग का। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन बनती है, अगर पाइप के सिरे पर यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, दोनों का यूज किया जा सकता है, प्लग का और कैप का। तो देखिए बाकी निप्पल का यूज नहीं कर सकते, कपलिंग का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ए और बी जो दिया गया है प्लग और कैप, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग होती है। जब हमारे पाइप के सिरे पर, पाइप के इस सिरे पर इंटरनल थ्रेड कटा हुआ है, क्या इंटरनल थ्रेड कटा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कैप का यूज करेंगे। लेकिन यदि अगर हमारे पाइप के इस सिरे पर बाहरी थ्रेड कटी है, यानी एक्सटर्नल चूड़ी कटी हुई है, तो उस कंडीशन में हम सॉरी, यहाँ पर अगर एक्सटर्नल कटी है तो उस कंडीशन में कैप का यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमने रॉन्ग बोल दिया, जब हमारे पाइप में बाहरी चूड़ी कटी है तो उस कंडीशन में हम कैप का यूज करेंगे, और अगर इंटरनल थ्रेड कटी हुई है तो उस कंडीशन में हम प्लग का यूज करेंगे, क्योंकि प्लग में आपका जो प्लग होता है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड होती है, और जो आपका कैप होता है तो कैप में इंटरनल थ्रेड होती है। तो जब इसके अपोजिट जो है इसमें रहेगा तभी उसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर पाइप सिंपल बोला गया है, तो जनरली पाइप में जो थ्रेड कटी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, जनरली एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, कैप का यूज करेंगे। तो हमारा जो मतलब जिस ऑप्शन की ओर जाएंगे वो जो है कैप रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच इक्विपमेंट इज लॉक्ड ड्यूरिंग टेपर टर्निंग बाय फर्म टूल मेथड, यानी किस उपकरण को टेपर टर्निंग के दौरान फर्म टूल विधि द्वारा लॉक किया जाता है। यानी यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन कि आप जैसे लेथ मशीन पर फर्म टूल के माध्यम से टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो उसके दौरान किसको लॉक किया जाना चाहिए, क्या कैरिज को लॉक किया जाना चाहिए, टॉप स्लाइड को लॉक किया जाना चाहिए, टेल स्टॉक को, या फिर कंपाउंड रेस्ट को लॉक किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आपका, कैरिज, कैरिज को लॉक किया जाना चाहिए जब हम फर्म टूल मेथड से टेपर टर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आमतौर पर मापन नोक और मापे जाने वाली की कार्य वस्तु के बीच किस तरह की त्रुटि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ एरर यूजुअली अकॉर्स बिटवीन द मेजरिंग टिप एंड द वर्क पीस बींग मेजर्ड, यानी जो सामान्यतः मापन नोक होता है, जैसे मान लीजिए अगर कैलीपर की बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये मापन नोक कहलाएंगे। और मापे जाने वाली कार्य वस्तु के बीच, मापे जाने वाली कार्य वस्तु जैसे यहाँ पर टच कर रहे हैं और यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट पर जो त्रुटि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो ज्योमेट्रिक एरर, माइक सॉरी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, या फिर कॉन्टैक्ट एरर, या फिर सिस्टम एरर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके जो है कहाँ से लिया गया है, जनरली माइक्रोमीटर से लिया गया है, और माइक्रोमीटर में एक एरर होता है आपका कॉन्टैक्ट एरर, संपर्क त्रुटियां, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जब हम माइक्रोमीटर से मापते हैं तो हमारे जाब और माइक्रोमीटर के जो एनविल होते हैं उनके पॉइंट के बीच जो धूल वगैरह होती है, डस्ट होती है, तो उनकी वजह से कुछ कांटेक्ट होने में एरर आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर ये वाला
एनविल यहाँ पर टच करना है, लेकिन यहाँ पर कोई धूल पड़ा हुआ है, तो उस वजह से आपके जो है रीडिंग में कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, जिस वजह से उस एरर को कहा जाता है कॉन्टैक्ट एरर। ठीक है, संपर्क त्रुटियां। तो यहाँ पर 18 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिमिट गेज इज यूजुअली फिनिश्ड विथ, यानी जो आपके लिमिट गेज होते हैं उनको, सीमा गेज को आमतौर पर डॉट डॉट से परिष्कृत किया जाता है कि कौन से टॉलरेंस, जैसे यहाँ पर दिया गया है 3/10 टॉलरेंस, 1/100, 1/10 या फिर 2/10। तो यहाँ पर 1/10 रखा जाता है, जो कि किस ऑप्शन में मिल जाता है, सी ऑप्शन में। लिमिट गेज के लिए जो है यही रखा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए माइक्रोमीटर हैज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 0.4 मिलीमीटर, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर रीडिंग इज 45.04 मिलीमीटर। यानी कोई एक माइक्रोमीटर है जिसमें 0.4 मिलीमीटर की धनात्मक त्रुटि है, और जब आपका माइक्रोमीटर वही माइक्रोमीटर 45.04 मिलीमीटर रीडिंग दे रहा है, तो सही रीडिंग क्या है। तो देखिए जब हमारा पॉजिटिव एरर होता है तो एरर को रीडिंग में जो माइक्रोमीटर रीडिंग दे रहा है उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, ऋणात्मक त्रुटि है, तो उस कंडीशन में जो रीडिंग दे रहा है उसमें हम इस एरर को जोड़ देते हैं, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोमीटर कितना माप दे रहा है, 45.04 मिलीमीटर दे रहा है, और पॉजिटिव एरर कितना है, 0.04 मिलीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एरर है इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 45.00 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और आज ही हम भेज देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सभी छात्र कनेक्ट होंगे, जिससे आप एक दूसरे के पास जो अवेलेबल है तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कोई पीडीएफ है या फिर कोई एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है, तो एक दूसरे से उस ग्रुप में शेयर करके आप लोग उसका एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो उसका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।